काला पानी और काला मोतिया एक ही चीज़ है? ये इरिवर्सिबल डिजीज़ है। किसी को अगर लेट स्टेज में डायग्नोज हुआ है तो जो उसका नुकसान हुआ है वो वापस नहीं आ सकता। पेशेंट बहुत से ऐसे होते हैं बेचारे जिनको पता ही नहीं चलता है कि उनके ग्लोकोमा है। काला मोतिया तो आपने कहा कि पानी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये मतलब काला ही क्यों? काला इसलिए क्योंकि सफ़ेद ऑलरेडी है हमारे पास। अच्छा, जिसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। कुछ बच्चों को पैदाइशी होता है। 1.0 इज एंड स्टेज। कॉर्निया की 5 लेयर है, हर लेयर का एक ट्रीटमेंट अलग है। 4 जगह का मुझे इल्म है जहाँ पे ये ऑपरेशन हो रहा है। आज की पॉडकास्ट में हम बहुत इन्फॉर्मेटिव बात करने वाले हैं। हम बात करने जा रहे हैं ग्लोकोमा के हवाले से, जिसको काला पानी या काला मोतिया भी कहा जाता है। इसके अलावा हम आज कवर करेंगे कॉर्निया ट्रांसप्लांट के हवाले से और कैटरेक्ट भी। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका इलाज क्या है, क्या इसका इलाज मुमकिन है या नहीं है, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, इन सब सवालात के जवाबात देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद हमजा खान साहब। उससे पहले आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये जो ग्लोकोमा, जिसको काला पानी या काला मोतिया कहा जाता है, तो क्या ये काला पानी और काला मोतिया एक ही चीज़ है और ये है क्या चीज़? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है। ये काला पानी या काला मोतिया डिपेंड आप किस एरिया में रहते हैं और कहाँ से आए। अच्छा, दोनों का एक ही मकसद है कि सही। इस पेशेंट को ग्लोकोमा है। ओके। और ग्लोकोमा जो है वो अगर हम आम लफ्ज़ों में बात करें तो ये आँख का पानी जो नॉर्मल एक पानी होता है उसकी ज़्यादती की वजह से होता है। अच्छा। लेकिन कभी कभार नॉर्मल पानी भी होता है हम्म। फिर भी आपको ग्लोकोमा हो जाता है। तो इसके 3-4 टाइप्स हैं ग्लोकोमा की, जिसके अंदर ये आँख का पानी बढ़ता है, किसी में बराबर रहता है, किसी में जो आँख के पानी का जहाँ से इखराज होता है, एग्जिट होता है, वो एरिया नैरो हो जाता है। सही। उसकी वजह से पानी का दबाव बढ़ जाता है। कभी कभी वो एरिया से ज़्यादा ड्रेन हो रहा होता है। तो मतलब ये कुछ हैं चीज़ें जिसकी वजह से ग्लोकोमा या काला पानी हम कहते हैं। और ये इरिवर्सिबल डिजीज़ है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब ये डायग्नोज होता है, एक मिसाल के तौर पे किसी को अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अल्लाह ना करे किसी को अगर लेट स्टेज में या मॉडरेट स्टेज में डायग्नोज हुआ है तो जो उसका नुकसान हुआ है वो वापस नहीं आ सकता। ओके, मतलब जो डैमेज उसने कर दिया वो है वापस वो नहीं कर आ दिया सकता। है। तो इसको ब्लाइंडिंग कंडीशन भी कहा जाता है, यानी कि अंधापन की तरफ ले जा सकती है अगर पता ना चले। और अच्छा। इसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ है जो पेशेंट खुद से नहीं बता सकता कि क्या उसको ग्लोकोमा है या नहीं है, क्योंकि ये एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। ओके। और ये पहले पेरिफेरी को इफ़ेक्ट करती है। और पेरिफेरी को इफ़ेक्ट जैसे मैं कहूँगा कि अगर आप कोई सामने देख रहे हैं अगेन कि आपको लेफ़्ट राइट पे क्या है, आपको वो सबसे पहले जाएगा। और सेंटर पे फिर बाद में जब सामने आएगा ना, तब आपको एहसास होता है कि मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। क्योंकि आम दुनिया में हम अपना हेड तो टर्न कर सकते हैं, लेकिन हम यूजुअली ऐसे चेक नहीं करते कि अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ का या यहाँ का सब सही नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इस वजह से पेशेंट बहुत से ऐसे होते हैं बेचारे जिनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी ग्लोकोमा है। और वो जब आते हैं डॉक्टर के पास, जब हम उनका टेस्ट कराते हैं तो हम कहते हैं भाई आपको तो मॉडरेट ग्लोकोमा है। और या फिर फैमिली में चलता है। अच्छा। एक टाइप ये भी है जो फैमिली के अंदर चल रही होती है। तो अगर किसी की फैमिली में है और वो 40 साल से ऊपर है तो उसको मेरा मशवरा तो ये है कि वो ज़रूर एक दफ़ा जाके दिखाएं और ये बिल्कुल कहते हैं ना सेटिस्फाई हो जाएं कि उनको नहीं है, या अगर नहीं है तो क्या उनके चांसेस हैं डेवलप करने के, क्योंकि ये इरिवर्सिबल डिजीज़ है। तो ये बहुत ज़्यादा हमें ख्याल से देखना पड़ता है। सही। डॉक्टर साहब, ये ग्लोकोमा या जिसको जो काला पानी या काला मोतिया, तो आपने कहा कि पानी जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ये मतलब काला ही क्यों? काला इसलिए क्योंकि सफ़ेद ऑलरेडी है हमारे पास। अच्छा, जिसको हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं, जिसको कैटरेक्ट जो है उसका जिसने भी ये इन्वेंट किया होगा, पता नहीं आज से 100 साल पहले, पता नहीं, तो उन्होंने उसको सफ़ेद कह दिया। और काला इसलिए क्योंकि फील्ड ऑफ विजन काली हो जाती है। अच्छा, मतलब आपको नज़र नहीं आता, ब्लैकआउट हो जाता है। सही तो जब ब्लैकआउट हो जाता है तो आपको कुछ नहीं दिखता, तो उसको काला पानी या काला मोतिया, सही क्या मोती डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो सब कुछ काला हो गया, ठीक है, अंधेरा हो गया। तो ये वहाँ से टर्म एक मैं समझ सकता हूँ कि वहाँ से शायद निकली है कि जिसको हम कहते हैं। तो ये ग्लोकोमा जो है ये यूजुअली किस एज ब्रैकेट में आके जो है वो डेवलप होना शुरू होता है? देखिए ये हर एज में होता है। अच्छा। कुछ बच्चों को पैदाइशी होता है, पैदाइशी भी होता बिल्कुल, जिसको हम कॉन्जेनिटल ग्लोकोमा कहते हैं। वो बेचारे बदकिस्मती से पैदा ही इस फीचर्स के साथ होते हैं कि उनको काला पानी है। ओके।
कुछ लोगों को आगे चल के डेवलप होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो, कुछ लोगों की फैमिली हिस्ट्री ना भी हो, जैसे मैंने कहा उनका अगर पानी का इखराज होने का रास्ता छोटा है या पतला है तो उन लोगों को ग्लोकोमा हो जाता है, उनको पता ही नहीं चलता, उनके आँख का प्रेशर बढ़ते 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 तो जो नस है हमारी उस नस पे इफेक्ट करता है। और जब नस पे इफेक्ट करता है तो वो नस की एक साइज हम कहते हैं वो 0.3 से 0.5 होती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब पानी का इखराज बढ़ता है तो वो वहाँ पे प्रेशर पड़ता है नस के ऊपर और वो 0.5 से 6, 7, 8, 9 और फिर 10, 1.0 और 1.0 इज़ द एंड स्टेज। तो उसके बाद फिर पेशेंट की निगाह चले जाती है, उसको कुछ नज़र नहीं आता, सामने से भी नहीं आता। वो बहुत अनफॉर्चुनेट कंडीशन है। तो डॉक्टर साहब, ये ग्लोकोमा वाले जो आपने कहा कि बच्चे पास पैदाइशी तौर से ही उनको होता है, तो फिर उन पैदाइशी बच्चों का भी बढ़ता ही चला जाता है या फिर उसको कोई किसी तरह से स्टॉप किया जा सकता है? हाँ, उसमें क्योंकि जब वो पैदा होते हैं तो उनको ऑलरेडी ग्लोकोमा होता है, ठीक है। हम ये तो नहीं उनके टेस्ट करवा सकते कि कौन सी स्टेज पे ग्लोकोमा है, लेकिन हम उनका ऑपरेशन करते हैं। छोटे बच्चों का, भले वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, उसका ऑपरेशन होता है। अच्छा, ठीक है, ताकि उसके पानी का जो अंदर बहाव है उसको सही किया जा सके। सही। अमूमन इतनी सक्सेसफुल नहीं होती है वो सर्जरी, क्योंकि सारे बच्चों में बहुत सारी लिमिटेशंस आती हैं, ड्रॉप डालने की, आई रबिंग की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सर्जरी उस तरह की नहीं होती है, तो वो अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं, 5 साल, 6 साल, 10 साल, फिर जाके उनको दोबारा सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा। लेकिन ये एक यकीनन थोड़ी बदकिस्मती है उन बच्चों की जो पैदा होते हैं और उन माँ बाप की भी जो उस चीज़ से पूरा प्रोसेस से गुजरते हैं, उनके लिए भी काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है। बिल्कुल। लेकिन ये इलाज है, उसी वक्त ही उनका ऑपरेशन होता है। तो डॉक्टर साहब, ये ग्लोकोमा का जो आपने कहा कि सर्जरी होती है, तो ये सर्जरी मतलब कितने अरसे में ये सारा प्रोसीजर जो है वो हील अप होता है, और क्या ये बहुत पेनफुल टाइप की सर्जरी है, क्योंकि हम बच्चे की बात कर रहे हैं तो इस वजह से? सर्जरी तो बच्चों को बेहोश करके ही होती है, ठीक है। और हील अप की है कि बच्चों में हीलिंग पावर काफ़ी तेज़ होती है। अच्छा, ठीक है, उनको अगर कट भी लग जाए कहीं तो बहुत जल्दी हील हो जाता है। बिल्कुल। तो इसी तरह से आँख में भी यह है कि अगर हम उनकी कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो वो फाइब्रोसिस यानी कि वहाँ पे जो हीलिंग पावर है वो बहुत अच्छे से उसको काम कर देती है। सही। लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोकोमा में ये नुकसान भी कर देती है। उसकी अच्छा। वजह यह है कि जब हम ग्लोकोमा के कुछ ऑपरेशन करते हैं जिससे हम पानी का बहाव को कहीं और लेके जाते हैं, यानी कि अंदर से आँख से सफ़ेदी की तरफ लेके जाते हैं, तो बाज़ औक़ात वहाँ स्कारिंग भी हो जाती है, क्योंकि वो जो ओपनिंग बनाई होती है हमने वो बंद हो जाती है। तो ये भी एक ड्रॉबैक होता है उसका कि बच्चों में सर्जरी करें तो वो फेलियर की तरफ ज़्यादा होती है। अच्छा। इसीलिए मैंने कहा कि जब वो थोड़े बड़े होते हैं, कुछ लोग बच्चों में सर्जरी नहीं करते या अवॉइड करते हैं, और कुछ कहते हैं कि नहीं हम कर देंगे, कुछ कहते हैं जब 5-6 साल का आएगा, 10 साल का हम दोबारा करेंगे। उसका रीज़न यही है कि वो फेल हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, ये ग्लोकोमा जो है वो पाकिस्तान में जो है वो कितना कॉमन है, कितने लोगों को आपके पास तो केसेस आते होंगे? बिल्कुल, देखें WHO के हवाले से ये बात की जाती है कि ग्लोकोमा इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, वन ऑफ द लीडिंग कॉज। ठीक है, पाकिस्तान में थोड़ा सा बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है। सही, जैसे बाहर के मुल्कों में जाते हैं, ऑप्टिशियन देखता है या उनके जा के लोग चेक करते हैं। हमारे पास अमूमन जब पेशेंट प्रेजेंट करता है तो या तो वो मॉडरेट स्टेज पे होता है या एंड स्टेज पे होता है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है कि उसको तो लगता है कि मैं सब सही देख रहा हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पेरिफेरी ख़राब हो चुकी होती है। और जहाँ तक आप इसकी ये बात कीजिए कि इसकी परसेंटेज क्या है या इसको कितने लोगों में ये हो सकता है, तो मेरा एक मोहतात अंदाज़ा है, ऐसा करा पाकिस्तान की कोई फिगर तो नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास कोई स्क्रीनिंग प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मेरे मोहतात अंदाजे के मुताबिक कि जो 60 साल से ऊपर हैं उस पॉपुलेशन में कम से कम 25% लोगों को ग्लोकोमा है। और ये बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, क्योंकि अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं होता। और जब हम कभी ऐसा भी होता है कि पता होता भी है, लेकिन वो एज देख के, उनके हालात देख के, उनकी कंडीशन देख के, जैसे अगर किसी को 80 ईयर्स में मैं देख रहा हूँ, अब 80 ईयर्स में मैं देख के उसके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता, या तो व्हील चेयर पे होता है या उनके लिए मोबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। अब इस स्टेज में होते हैं कि उनके लिए सिर्फ ऑपरेशन ही वाहिद हल रह जाता है। अब 80 साल की उम्र में जाके बहुत से फैमिलीज और वो खुद भी वो ऑपरेशन कराने के लिए नहीं होते तैयार, तो ये भी एक फैक्टर है। तो हमारे यहाँ वो कहते हैं ना कि एक चीज़ नहीं है कि जिसको हम सिर्फ देखें कि हम देखा और ट्रीट कर दिया, बहुत सारे सराउंडिंग फैक्टर, फैमिली प्रेशर, फैमिली फैक्टर्स, वो सब भी इन्वॉल्व हैं। सही। तो डॉक्टर साहब, ये ग्लोकोमा जो है इसका ट्रीटमेंट पाकिस्तान में जो है वो अवेलेबल है, और अगर अवेलेबल है तो ये कितना एक्सपेंसिव है या अफोर्डेबल है? देखिए, ग्लोकोमा के ट्रीटमेंट स्टेज वाइज हैं। ओके। स्टेज वाइज से मुराद मेरी यह है कि अगर आपको ग्लोकोमा डायग्नोज होता है किसी को भी, सबसे पहले ड्रॉप्स दिए जाते हैं उसके प्रेशर को कम करने के लिए। ठीक है। ठीक है,
उसके बाद प्रेशर से ड्रॉप से प्रेशर कम नहीं होता तो हम लेज़र करते हैं। अगर लेज़र से भी कम नहीं होता तो फिर हम एक छोटा प्रोसीजर करते हैं जो ऑपरेशन ही होता है लेकिन एक छोटी सर्जरी कहलाती है कि हम एक बाईपास बना दें या हम उस चैनल को जो पानी खराज होने का रास्ता है उसको थोड़ा खोल दें। और अगर वो भी काम नहीं करता तो फिर एक बड़ा ऑपरेशन होता है। अब बड़े ऑपरेशन में दो होते हैं, एक होता है ट्यूब वाला ऑपरेशन, यानी कि हम एक ट्यूब आँख में अंदर डालते हैं और उस ट्यूब का एक हिस्सा आँख के अंदर होता है और एक हिस्सा सफ़ेदी पे होता है। और वो ट्यूब की ओपनिंग सिर्फ जब खुलती है कि जब वो प्रेशर मिसाल के तौर पे 15 से ऊपर जाएगा या 10 से ऊपर जाएगा, वो डिपेंड करता है। इसी तरह एक बाईपास चैनल, जैसे हार्ट बाईपास होता है, दिल का ऑपरेशन होता है, इसी तरह हम आँख के अंदर से एक बाईपास चैनल बनाते हैं कि वो पानी को लेके जाए सफ़ेदी की तरफ। सही। तो वो ऑपरेशन होता है। तो इलाज बिल्कुल मुमकिन है यहाँ पे और सारे इलाज मुमकिन हैं। हाँ, यकीनन कुछ इलाज हमारे पास अफोर्डेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। सही। ठीक है, उसमें वो ज़्यादातर इलाज हैं जो कि बड़े ऑपरेशन से पहले किए जाते हैं। और वो यहाँ ना आने की सबसे बड़ी वजह हमारा जो कहने फाइनेंशियल स्टेटस है, इकोनॉमिकल स्टेटस है, वो है क्योंकि वो चीज़ें बाहर, तो जैसे बाहर NHS है यूके में, वहाँ सब कुछ फ्री है, वहाँ पेशेंट को 1 रुपया देना नहीं पड़ता। अमेरिका चले जाएँ, वहाँ पे इंश्योरेंस के थ्रू कवर हो जाती हैं चीज़ें, और मुल्कों में भी हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि हर चीज़ पेशेंट अपनी पॉकेट से पे करता है। सही। तो एक इलाज जो बड़े ऑपरेशन से पहले हो सकता है वो सिर्फ इस वजह से पाकिस्तान नहीं आ पाता है कि यहाँ पे उसकी मार्केट नहीं है। वो ले भी आएंगे तो कितने लोग कराएंगे बेचारे। सही। और फिर एंड ऑफ द डे अगर उनको बड़ा ऑपरेशन ही कराना है तो हम लोग फ्यूचर सोचते हैं कि यार जब बड़ा कराना ही है तो बड़ा ही ऑपरेशन करा लो। लेकिन जैसे मैंने कहा, बाहर में ट्रेंड बदल रहा है। बाहर में लोग छोटे ऑपरेशन की तरफ आ गए हैं और बड़े ऑपरेशन की नीड कम हो गई है। सही। और मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरी सारी ट्रेनिंग इंग्लैंड से हुई है, तो वहाँ पे हम 80 ईयर्स प्लस, 90 ईयर्स, 85 ईयर्स हमारे लिए बहुत आम बात थी इस एज ब्रैकेट को देखना। सही। और उनमें हमने देखा, और मैंने देखा अपनी ट्रेनिंग में कि उनमें वो बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अच्छा। वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता था, छोटे ऑपरेशन से ही काम हो जाता था। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेट ये है कि हमारे पास छोटे ऑपरेशन के सिर्फ 1-2 ही ऑप्शंस हैं और वो दो ऑप्शंस भी ज़ाहिर कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है। कुछ पेशेंट ओके करते हैं, कुछ पेशेंट नहीं करा पाते, तो फिर वो बड़े ऑपरेशन की तरफ जाते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कॉर्निया ट्रांसप्लांट के हवाले से भी, तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट जो है वो ये क्या चीज़ है बेसिकली? देखिए, कॉर्निया ट्रांसप्लांट यानी कि सामने के पर्दे को हम कॉर्निया कहते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले जो चीज़ कांटेक्ट में आती है वो सामने का पर्दा आता है। जैसे किसी को आँख में कोई चीज़ चोट लग गई, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई फॉरेन बॉडी चले गई, या जो इन्फेक्शन आजकल चला हुआ है कराची में, कंजंक्टिवाइटिस है, वो सब जितनी चीज़ें सामने के पर्दे को इफेक्ट करती हैं, उस सामने के पर्दे की कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। सही। उसमें कहीं भी अगर सफ़ेदी आ जाए, ठीक है, तो वो उसको हम ओपेसिटी कहते हैं। उस सफ़ेदी की वजह से निगाह कम हो जाती है। ठीक है। और ये भी WHO का टॉप 5 लीडिंग कॉज में है जिससे विजन कम हो जाती है। सामने के पर्दे की सफ़ेदी होना। उसका फिर इलाज ये होता है कि हम उसका कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है। कुछ लोग मोतिये का ऑपरेशन कराते हैं, मोतिये के ऑपरेशन के बाद उनकी निगाह कम हो जाती है। तो होता यह है कि कॉर्निया जो अगर मैं आपको एक आम लफ्ज़ में बताऊँ, कॉर्निया की 5 लेयर हैं। सही। ठीक है। हर लेयर का एक ट्रीटमेंट अलग है। अगर ऊपर की लेयर की मसला है तो हम सिर्फ ऊपर की लेयर को ट्रांसप्लांट कर देते हैं। ठीक है। अगर नीचे की लेयर का मसला है, जो कि अमूमन कुछ लोगों को बीमारी होती है जेनेटिकली, कुछ लोगों को मोतिये के ऑपरेशन के बाद ख़राब हो जाती है, कुछ लोगों को इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन, ख़ास तौर पे जो हर्पीज़ वायरस है उसकी वजह से ख़राब हो जाता है, तो हम सिर्फ वो निचली लेयर को कर देते हैं। पहले ज़माने में कॉन्सेप्ट होता था कि जी टाँके आएंगे और बड़ा ऑपरेशन है। अब थोड़ा बदल गया है मामला। अब जैसे मैंने कहा कि अब हम लेयर्स में डिवाइड करते हैं। जो लेयर का आपका मसला है उसी लेयर का ऑपरेशन करें। सुपरफिशियल लेयर का है तो उसमें टाँके आते हैं। अच्छा। अगर निचली लेयर का है तो उसमें टाँके नहीं आते। सही। और वो बगैर टाँकों वाला ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल रहता है। तो इस तरह अब हम आगे जा रहे हैं, जैसे जैसे तरक्की हो रही है तो अब हम डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम एक जो कॉन्सेप्ट था लोगों का कि जी अब तो हमें कह दिया है, तो वो ऐसा नहीं है, बल्कि मेरा तो मशवरा है कि अगर आपको कहा भी है किसी ने तो एक दफ़ा आप जाके विज़िट करें और ये मालूम ज़रूर कीजिए कि क्या आपकी आँख बगैर टाँकों वाले ऑपरेशन से ठीक हो सकती है या नहीं। क्योंकि थोड़ा सा ये भी एक है कि हमारे यहाँ हर कोई नहीं करता ये काम। ठीक है। तो जो नहीं करता वो आपको नहीं बताएगा, लेकिन उसमें आप ही का फ़ायदा है। अगर आपको मालूम हो जाएगा और आप उस डॉक्टर के पास पहुँच जाएँ जो बगैर टाँकों का ऑपरेशन करता है, तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी। क्योंकि जो बगैर टाँकों का ऑपरेशन है वो 2-3 हफ्ते में नज़र बना देता है। ठीक है। उसमें आपके रिजेक्शन के चांसेस, फेलियर के चांसेस ना होने के बराबर हैं। लेकिन जो टाँकों वाला ऑपरेशन है
उसमें आपको काफ़ी टाइम लगता है विजन बनने में, फिर टाँकों के इन्फेक्शन हो जाते हैं, फिर टाँक ढीला हो जाता है टाँका, मतलब और उसमें 25% लोगों को काला पानी होने के चांस होता है, जो ग्लूकोमा जिसको हम कहते हैं। तो वो बहुत सारे हैं, तो जो भी है जिसको भी कहा जाता है या जो आते हैं डॉक्टर्स के पास पेशेंट, उनको पूछना चाहिए डॉक्टर से भी कि क्या हम बगैर टाँकों वाला ऑपरेशन करा सकते हैं, और अगर करा सकते हैं तो किस तरह हो सकता है, हमें थोड़ा बताइए। तो ये मेरा एक मैसेज होगा लोगों के लिए भी। तो ये बगैर टाँकों वाला जो ऑपरेशन है, ये मेनली या मेजरली जो है वो किन जगहों पे पाकिस्तान में जो है वो इस वक्त हो रहा है? देखिए, इस वक्त ये ऑपरेशन कराची में हो रहा है, सही है। इस वक्त ये ऑपरेशन पेशावर में हो रहा है, और आई थिंक लाहौर और पिंडी, ये 4 जगह का मुझे इल्म है, सही है, ठीक है, जहाँ पे ये ऑपरेशन हो रहा है। तो वहाँ पे जाके पेशेंट मालूमात कर सकते हैं, डॉक्टर से मशवरा ले सकते हैं, कोई उन्हें गाइड कर सकता है। मैं खुद भी करता हूँ ये बगैर टाँकों वाला ऑपरेशन। अच्छा। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मुझसे पूछती हूँ। मैं तो इसका टीचर भी हूँ बाहर के मुल्क में। अच्छा, मैं इंग्लैंड में इसका सिखाता हूँ लोगों को, वहाँ पे मैंने साउथहैम्पटन में सिखाया लोगों को, कोर्सेज करवाए हैं लोगों को। पाकिस्तान में भी मैं 2 इदारे हैं जो थोड़े एक NGO के साथ हैं और एक गवर्नमेंट का सेटअप है, उन लोगों को भी सिखा रहा हूँ। अच्छा। तो ये कि ये चीज़ अब आहिस्ता आहिस्ता से एक बूम आ रहा है इसका, और पेशेंट भी सवाल करता है। अब पेशेंट भी नेट पे पढ़ के आता है कि भाई मुझे ये है, तो डॉक्टर ने ये कहा, तो सवाल करें, ये करें। तो मेरा यही मशवरा है कि आप यकीनन जिस भी एरिया में रहते हैं, जहाँ भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो उनको मालूम कीजिए। सही। डॉक्टर साहब, ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट का अगर ऑपरेशन करवाया जाए और एक ऑपरेशन जो है वो नाकाम हो जाए, अगर इतने लकीली ख़राब हो जाए वो, तो फिर क्या किया जाए? दोबारा से उसका ऑपरेशन होगा? देखिए, इस पे एज सच कोई कंसेंसस नहीं है कि कितने ऑपरेशन कोई करा सकता है। अच्छा। लेकिन एक सेफ पीरियड कहा जाता है, और सेफ विंडो ये होती है कि कम से कम 3 ऑपरेशन या 4 मैक्सिमम आँख सह सकती है। अच्छा। अच्छा, अब इसमें अच्छी बात ये होती है बगैर टाँकों में कि उसमें टाँका इन्वॉल्व नहीं होता। तो बगैर टाँकों वाला ऑपरेशन तो आप 4-5 मरतबा भी करवा सकते हैं, लेकिन ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर बहुत भी हुआ तो एक ख़राब होगा और दूसरा चल जाता है। ठीक है। लेकिन जो टाँकों वाला ऑपरेशन है, उसमें यकीनन ये होता है कि साल 2 साल बाद कभी अगर वो ख़राब हो जाए, तो फिर से आपको वही टाँके, वही ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, और वही एक साइकिल चलती है। फिर अल्लाह ना करे वो ख़राब हो जाए तो वो होता है। अमूमन जो एक लाइफ कही जाती है वो 15 साल है। अच्छा। यानी कि 15 साल से ऊपर जिसका भी कॉर्निया ट्रांसप्लांट है, वो एक बोनस है। अच्छा, ठीक है। ये यहाँ इसलिए क्योंकि एक मिद्दत है उसकी जो टाँकों वाले ऑपरेशन की है। ठीक है। जो बगैर टाँकों वाला ऑपरेशन है, या जो दूसरा एक टाँकों वाला जो लेयर्ड वाला है, उसकी मुद्दत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, वो ज़्यादा लंबा चलता है। वो ज़्यादा लंबा चलता है, और उसमें रिजेक्शन फेलियर भी कम होते हैं। अच्छा। क्योंकि हम उसमें सिर्फ एक लेयर का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, हम पूरा कॉर्निया नहीं तब्दील कर रहे। ठीक है, ठीक है। लेकिन टाँकों वाले में हम पेशेंट का पूरा कॉर्निया तब्दील कर देते हैं, तो वो किसी और की आँख का पूरा टिश्यू आता है। सही। और बगैर टाँकों वाले में ये है कि हम सिर्फ एक छोटी सी लेयर निकाली पेशेंट की, वही लेयर दोबारा लगा दी, तो उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट की आपने बात की कि ये कितने अरसे तक चल जाएगा, इसका हीलिंग पीरियड जो है वो कितना होता है? देखिए, डिपेंड करता है। अगर टाँकों वाला ऑपरेशन है तो यूजुअली 1 महीना लगता है आपको सेटल डाउन होने में। अच्छा। जी हाँ, सही। और अगर बगैर टाँकों वाला ऑपरेशन है तो वो 2 वीक्स के अंदर आपकी ड्राइविंग विजन वापस आ जाती है। अच्छा, बिल्कुल, मतलब 2 वीक्स में ही जो आप बिल्कुल नॉर्मल हो सब जाएंगे। कुछ बिल्कुल नॉर्मल, आप ड्राइव करें या बाहर जाएं, जो चाहें करें, बिल्कुल नॉर्मल एक नॉर्मल लाइफ पे आप जो है वो आ सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे थोड़ा सा, अब ये सफ़ेद मोतिया जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, इसके हवाले से भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो आम हो गया है पाकिस्तान में। यूजुअली अगर हम एजेड लोगों को देखें तो वो बहुत ज़्यादा इससे सफ़र कर रहे होते हैं। तो ये एक्चुअल है क्या? इसको आप किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, सफ़ेद मोतिया एज के साथ साथ एजिंग प्रोसेस, जिस तरह हमारे स्किन में रिंकल्स आते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमारे आँख के अंदर एक लेंस है जो हमें दिखाता है, उसमें वक्त के साथ साथ सफ़ेदी आती है। सही। तो उसको हम सफ़ेद मोतिया, एक टर्म जो हम यूज़ करते हैं। सही। उसमें कोई एज ब्रैकेट ऐसा नहीं है कि यही एज हो, लेकिन अमूमन ये कहा जाता है कि जब आप 60 प्लस हों या 55 प्लस हों, तो फिर आपको कैटरेक्ट होता है। कुछ लोगों को पहले भी कैटरेक्ट हो सकता है, और वो कौन लोग होते हैं? जो कि डायबिटिक पेशेंट हो, ठीक है, वो लोग जो स्टेरॉइड वगैरह लेते हों, फ़र्ज़ करें को एस्थमा हो, COPD की वजह से, सांस का मसला है उसकी वजह से लेते हों, कुछ लोग जो इम्यूनोथेरेपी के ऊपर होते हैं, कुछ लोग जो बेचारे कैंसर से मुब्तला हो जाते हैं, कुछ लोग जो लोग को कोई चोट लग जाती है। तो ये सब कॉजेज़ हैं जो अर्ली एज कैटरेक्ट के अंदर आती हैं। सही। और उस सूरत हाल में अगर आप 60 के नहीं भी हैं और आपको मोतिया है, तो फिर उसका इलाज होना चाहिए, और इलाज इसका वाहिद है कि वो सर्जरी है। सही। तो इसकी जो है वो, इसकी भी सर्जरी की कोई टाइप्स हैं या एक ही तरह की सर्जरी होती है? नहीं, इसकी एक ही तरह की सर्जरी होती है, लेकिन लेंस की टाइप होती हैं। ओके। लेंस से मुराद है कि जो हम आपका निकालेंगे लेंस पेशेंट से, तो जो हम दूसरे से रिप्लेस कर रहे हैं, उसमें क्वालिटीज़ आती हैं। सही। अब उसमें ये होता है कि किसी को दूर का अच्छा देखना होता है तो दूर का लेंस लगा देते हैं,
किसी को दूर करीब दोनों का अच्छा देखना होता है तो वो दूर करीब दोनों का लेंस लग जाता है, तो उस सूरत हाल में चश्मे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा। तो इसको हम ये कह सकते हैं चश्मा उतारने की सर्जरी भी अगर हम कहना चाहें अच्छा। तो वो भी कह सकते हैं, क्योंकि एक एस्टैब्लिश टर्म है, उसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज। यानी कि वो लोग जिनका नंबर बहुत हाई है, मिसाल के तौर पे 10 है, 15 है, 12 है, और वो चश्मा नहीं लगाना चाहते, तो वो लोग अपना ये वाला ऑपरेशन करवा सकते हैं अगर वो 40 से ऊपर हैं तो। अच्छा, हाँ सही। तो जो वो कैटरेक्ट का ऑपरेशन है वो करवा मतलब सकते उन्हें हैं। कैटरेक्ट तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन ऑपरेशन वो हो जाएगा तो है। उनका लेंस तब्दील हो जाएगा। जब लेंस तब्दील हो जाएगा तो आंख की पावर भी तब्दील हो जाएगी। तो उसको रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज कहते हैं। वो लोग जिन पे लेजर ना हो सके, सही, वो लोग ये करवा सकते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, ये कैटरेक्ट का जो ऑपरेशन जो आपने कहा और लेंस तब्दील होने का, तो मोस्टली डॉक्टर्स जो है वो कहते हैं कि हम लेजर के थ्रू जो है वो इसको कर देंगे। तो लेजर के थ्रू जो है वो लेंस कैसे तब्दील होता है? देखिए, लेजर वो बेसिकली पेशेंट को समझाने के लिए हम बहुत से ऐसी टर्म यूज करते हैं कि जिससे पेशेंट को समझ आ जाए। बेसिकली अल्ट्रासाउंड होती है ये मशीन, और वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू और वैक्यूम के थ्रू उस लेंस को सक आउट कर लेता है। ओके। तो लेजर नहीं होता ये, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड और वैक्यूम होता है, जिसके थ्रू हम ये ऑपरेशन करते हैं, जिसके बाद कोई टांका भी नहीं आता। सही। अब वो जो है वो चेंज हो जाता है, लेंस चेंज हो जाता है, हम अंदर डाल देते हैं। एक बहुत ही छोटी 3 मिलीमीटर की और 2.75 मिलीमीटर की हम एक ओपनिंग बनाते हैं, और उस ओपनिंग के थ्रू ही से वो लेंस को सक आउट कर लेते हैं और न्यू लेंस को इंजेक्ट कर देते हैं। डॉक्टर साहब, अक्सर ये देखा गया है कि कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद, ट्रीटमेंट के बाद, अक्सर पेशेंट्स में जो है ना वो आँख से पानी बहने की शिकायत या डक्ट जिसको कहते हैं क्लोज हो जाना, तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो कॉमन हो जाती है। तो क्या ये इस ऑपरेशन की वजह से हो रही है या इसके कोई और रीजंस हैं? देखिए, 2 वजह हैं। एक वजह ये होती है कि एज के साथ साथ जैसे बॉडी में चेंजेस आती हैं तो आंसू की नाली भी पतली हो जाती है। सही, ठीक और है। दूसरी वजह ये होती है कि जब आप ऑपरेशन करा लेते हैं आंखों का, तो पेशेंट अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मुहतात हो जाता है, वो हाथ मुंह नहीं धोता। मेरे पास इतने पेशेंट आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई 1 दिन के बाद आपने अपने चेहरे को, आंखों को साफ करना है, लेकिन आप यकीन करें हफ्ते भर बाद भी आते हैं तो वो साफ नहीं हुई भी होती, और वो खुद एडमिट करते हैं कि हमने आंख साफ नहीं की, प्रिकॉशनरी, डर जाते हैं। तो होता क्या है कि अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है कि हमारे आंसू को लेके नाक में और नाक से हलक में, ये एक निज़ाम चल रहा है अल्लाह ताला का। अब अगर आप आंख साफ नहीं करेंगे तो आंख में जो डेबरी है, यानी कि जो रोज़मर्रा का गंद है, वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ जमा होना शुरू हो जाता है। जब वो जमा होना शुरू हो जाता है तो वो जो डक्ट है उसको ब्लॉक कर देता है। ओके, ठीक है। तो जब वो डक्ट ब्लॉक हो जाती है तो फिर वो पानी जाएगा कहाँ? वो पानी आंख के अंदर रहता है या बाहर आता है। तो फिर आपको लगता है कि ऑपरेशन के बाद हमारी वाटरिंग हो गई शुरू, या हमारी आंसू पहले तो नहीं थे अब तो ज़्यादा आने लग गए। उसका सबसे मेन कॉज यही होता है कि वो आंख को साफ नहीं करते। और जब हम उनको समझाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो इसका भी कोई फिर ऑपरेशन होता है इस डक्ट को ओपन करने हाँ, के अगर लिए? तो आंसू की नाली एज की वजह से कम पतली हो गई है तो उसका एक लेजर के थ्रू ऑपरेशन होता है, जिससे वो हम एक बाईपास चैनल बना देते हैं तो वो ठीक हो जाता है। अच्छा, फिर ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाता है। फिर नहीं होता। तो डॉक्टर साहब, क्या कोई इस किस्म की स्पेशल एक्सरसाइजेज हैं जिनके थ्रू ये डक्ट जो आप कह रहे हैं बंद हो जाती है, इसको खोला जा सकता है? देखिए, बड़ों में तो एज सच इतना कामयाब नहीं होती, लेकिन हाँ कुछ बच्चों की पैदाइशी ये डक्ट बनी नहीं होती पूरी तरह। अच्छा, ऐसा भी होता है? बिल्कुल। तो उस सूरत हाल में हम उनको कहते हैं कि आप अपने यहाँ पे कोने की तरफ से अपने एक मसाज कीजिए टुवर्ड्स योर नोज। अच्छा। तो वो जो वॉल्व जो होती है अंदर, जो डक्ट के अंदर एक वॉल्व होता है, वो उसको बनाने के लिए, उसको खोलने के लिए होता है। तो वो छोटे बच्चों में हम करते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों में हम अमूमन 1.5-2 साल तक कोई ऑपरेशन नहीं करते इसका। सही। कुछ बच्चे पैदा ही इसी के साथ होते हैं, बहुत से बच्चे, अराउंड 90% बच्चों में ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। जब वो 2 साल के होते हैं फिर जाके हम उस डक्ट को कुछ छेड़छाड़ करते हैं कि भाई अब क्यों नहीं खुली। लेकिन मसाज का बड़ों में इतना रोल नहीं है, बच्चों में यकीनन है। तो ये मसाज से ओपन हो जाती है? मसाज से ओपन हो जाती है, बिल्कुल। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद हमजा खान साहब, आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव डिस्कशन हमारे साथ की और उम्मीद है कि आप सबके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रही होगी हमारी ये वाली पॉडकास्ट। नेक्स्ट हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात हम करने जा रहे हैं बच्चों की जो आईसाइट रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसके ऊपर। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।